चलो ओके, सो बच्चा लोग वी आर डूइंग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सेम प्रोसेस एज ऑलवेज. आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनीथिंग, डोंट वेस्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. सबसे पहला काम का क्या करेंगे अपन रिवीजन करने के टाइम पे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें से आपको दिख रहा है. बहुत बड़ी लिस्ट है, ये चैप्टर बड़ा है बट इसमें तो बहुत सारा कुछ आपका डिलीटेड पार्ट में उन्होंने निकाल दिया. मेजर चंक ऑफ द चैप्टर दे हैव रिमूव्ड इन डिलीटेड सिलेबस, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे पहला काम करते हैं अपन, जो डिलीटेड पार्ट है उसको डिलीट, इसको कैंसिल कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैंसल्ड है, ठीक है. हर चैप्टर में से उन्होंने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ निकाला है, डोंट नो वह है निकाला है. देन 4.2.6 थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के की पॉइंट्स. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 4.2.6 पूरा कैंसल्ड है बच्चों. यस, देन यू हैव key points of spontaneous process is also cancelled. By the way, they have specifically mentioned that key points for spontaneous process is deleted. You can check the PDF, okay, and I have given it to you on the slide, first one. Then 4.11.3 entropy and spontaneity पूरा का पूरा cancelled है, this entire section. Then you have 4.11.4 second law entirely cancelled. तो second law नहीं पढ़ना है आपको. Yeah, 4.11.5 that is Gibbs energy cancelled. Such important topics they have removed, huh? Smart people. Okay. Then you have 4.11.6. Yes, everything after 4.11.4 is like 3 is cancelled actually. कुछ भी नहीं है उसके पीछे का. फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आई थिंक सो निकाल दिया. यस, स्पॉन्टेनिटी भी निकाल दिया है, ये भी पूरा निकाल दिया. ये पूरा पेज ही इनफैक्ट अगर आप देखो पेज नंबर 83 पूरा, और पेज नंबर, मैं ऐसे थोड़ा सा छोटा करके इसको एक ही बार में काट लेता हूँ ना, और पेज नंबर 84 भी आई थिंक आपका यस गिब्स फंक्शन पूरा का पूरा गिब्स फंक्शन, और पूरा पेज 84 भी आपका कैंसल्ड है बच्चों. तो पेज नंबर 83 और 84 में से कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, विच मीन्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सवाल ही नहीं है. यस, देन प्रॉब्लम नंबर 4.16, 17, 18, 19 एंड 20 जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ये 16, 17, 18, 19 and 20 all are cancelled, all are deleted. ठीक है, ओके. तो ये तो हुआ हमारा. तो यहां पर हमने बेसिकली पूरा डिलीटेड पार्ट अपना देख लिया. अब आते हैं हम लोग, जैसे हम लोग नॉर्मली हर बार चैप्टर की एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की फटाफट रिविजन कर लेते हैं. तो रिवीजन में सबसे पहला क्या है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन, ये आपको पूछेगा जरूर, वो बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क के लिए सिंपल डेफिनेशन है. क्या है? कंसर्न विद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी थी. यहाँ पर मेनली कोई भी फिजिकल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी एनर्जी चेंज हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बोलेंगे. स्टडी क्या करना है थर्मोडायनेमिक्स में, दो चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग. जिसको पढ़ रहे हो, जिसको स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम, द पार्ट दैट इज अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन. ये मैंने वर्ड बताया हुआ है सब लोगों को, थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन. अगेन इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड जब हम लोगों ने जो थियरी पढ़ा है उसका मैंने आपको पूरा प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है, आप सबको, सबके पास है और सबको मालूम है, राइट. तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपको लगता है कि नहीं सर इसका मुझे डीट, और उसमें हमने डिलीटेड कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक लॉ, एक एक न्यूमेरिकल, एक एक फॉर्मूला. हाँ, तो आपको नॉलेज के लिए भी चाहिए तो आप वो देख सकते हो, बट बोर्ड्स के लिए आप इसके ऊपर फोकस करना, ध्यान में रखना. ठीक है, रिवीजन के लिए. तो जो आप थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन करो, जिस पार्ट का जिसको स्टडी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे रूम में मैं सिर्फ इस फोन, ये फोन कितना गर्म हो रहा है चलने पे, मेरा फोकस इस पे, तो ये मेरा सिस्टम है, बाकी सब कुछ मेरा सराउंडिंग, सिंपल. ठीक है, सिस्टम 3 टाइप के थे,
ये भी सिंपल है, हमने एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल लेके देखा था, चाय का कप, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, कॉफी का कप अगर ओपन है तो वो इवेपोरेट भी हो रहा है, मतलब उसमें से मैटर भी लॉस हो रहा है, और मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो रहा है, मैटर भी कम हो रहा है, और हीट तो मतलब कम हो ही रही है, ठंडी भी हो रही है, यानी मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर रहा है वो सराउंडिंग के साथ, तो वो कैसा है, ओपन सिस्टम है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही प्यारा सा एक चार्ट फॉर्म में बना के दिया हुआ है, राइट। ओपन सिस्टम क्या करता है, एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज करेगा। क्लोज सिस्टम क्या करता है बच्चों, ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, है ना, एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, जैसे कि कवर्ड विद सॉसर, कप, हॉट लिक्विड इन कप कवर्ड विद सॉसर। और आइसोलेटेड मतलब दोनों भी नहीं करेगा, हॉट लिक्विड इन द थर्मस फ्लास्क, राइट। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अगेन बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क के लिए, डिफाइन एंड क्लासिफाई सिस्टम। तो सिस्टम के 3 प्रकार ये हो गए, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे। किसी भी सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी टाइप की हो सकती है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। एक्सटेंसिव वो दैट डिपेंड ऑन अमाउंट, यानी अमाउंट के साथ साथ बदल जाएगी, जैसे कि एनर्जी और मास। इंटेंसिव वो जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट जो सेम रहेगी, वो इंटेंसिव, इनबिल्ट, है ना। जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि 1 लीटर पानी हो या 100 लीटर पानी हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, है ना। तो ये हुए 2 प्रॉपर्टी, तो 3 टाइप के सिस्टम, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज। उसके बाद फंक्शन। फंक्शन क्या था बच्चों, कि एक सिस्टम को आप पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहे हो, यानी सिस्टम में बदलाव कर रहे हो, चेंज ला रहे हो, ठीक है ना, आप चेंज ला रहे हो, तो वो एक प्रोसेस है। चेंज ला रहे हो तो वो क्या है, एक प्रोसेस है, जिसके लिए आप केमिस्ट्री में आप ये टर्म यूज कर सकते हो, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ओके। तो फंक्शन बेसिकली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि कोई भी आपका जो सिस्टम है उसके सारे पैरामीटर्स जब आप क्लियरली डिफाइन कर दोगे, जैसे अगर एक गैस है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ये बता दोगे, तो आप उसका फंक्शन बता रहे हो, उसका स्टेट बता रहे हो बेसिकली। और जब उस स्टेट में आप चेंज ला रहे हो, प्रोसेस आप कर रहे हो, है ना। तो फंक्शंस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, कौन से, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। और जो पाथवे पे डिपेंड करेगा उसको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। जैसे कि एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज पाथ फंक्शन, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये सब आपके स्टेट फंक्शन है। और चेंज इन एनर्जी जो है ये पाथ फंक्शन है। इज दैट क्लियर। चेंज इन एनर्जी क्या है बच्चों, पाथ फंक्शन है, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का चेंज क्या है, स्टेट फंक्शन, यानी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। क्लियर, ओके। सेम चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट फॉर्म में लिखी हुई है, यही टेक्स्ट बुक में यहां पर दी हुई है। अगेन आई हैव गिवन यू द डिटेल्ड मार्किंग्स इन दैट प्लेलिस्ट इन द वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच दैट इन 2x इफ यू डोंट हैव टाइम। 2x स्पीड में उसको देखो और पीडीएफ में से सारी मार्किंग करके फिर उसमें से ही पढ़ाई करो, ओके। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द पाथ और कॉल्ड पाथ फंक्शन, उसमें 2 ही मैंने बताया आपको एग्जांपल, एक तो हीट यानी कि एनर्जी, हीट यानी कि एनर्जी, और वर्क, दोनों बेसिकली एनर्जी का ही फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग डेल्टा एच यू कैन राइट वर्क और हीट, वर्क यानी कि W और हीट यानी कि Q, है ना, इस तरह से। ये हुए आपके पाथ फंक्शंस। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि प्रोसेस, तो आप सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने के लिए जो काम कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, प्रोसेस बोलते हो। प्रोसेस के कितनी वैरायटीज हैं, प्रोसेस की हमारे पास मेजरली 2 वैरायटीज अगर आप देखो, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एंड देन इट इज फर्दर क्लासिफाइड। बट अगर हम डिटेल में उनको क्लासिफाई करें तो किस तरह से बनेंगे, हमारे पास 5 टाइप के प्रोसेस बनेंगे। अगेन वेरी नाइसली आई हैव गिवन यू इन चार्ट फॉर्म, यू रिमेंबर दीज, ये जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बना के दिया, ये नोट्स में से अगर आप पढ़ते हो तो आपके आंसर्स बहुत इजीली बनेंगे। एंड ऑल्सो रिमेंबर इन द एग्जाम इफ दे आस्क यू लाइक डिफाइन प्रोसेस एंड क्लासिफाई, you write it in this format, it is better, it takes less space, जल्दी आंसर खत्म होगा और सारे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सारे पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो। इज दैट क्लियर, ठीक है। चल
तो प्रोसेस में पहला वैरायटी क्या है बच्चों, आइसोथर्मल। ओके, सो आइसोथर्मल का मतलब, थर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी इज जीरो। मेनली क्या याद रखेंगे, डेल्टा टी इज जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, बिकॉज टेम्परेचर के ऊपर ही इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है। आइसोबारिक मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, यानी डेल्टा पी जीरो है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी डेल्टा वी जीरो है। एडियाबैटिक यानी कि हीट एक्सचेंज जीरो है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हुई। तो आपको अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अच्छा ये थर्मस फ्लास्क है जिसके अंदर मैंने गर्म पानी रखा है और इसकी हीट कहीं भी नहीं जा रही, या बॉम्ब कैलोरीमीटर जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, कैलोरीमीटर एंड ऑल, उसको पूरा पैक करके रखा हुआ है और उसके अंदर कोई लिक्विड है जिसमें से हीट बाहर नहीं जा रही, तो कैसा प्रोसेस होगा बच्चों, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ये भेजे में जा रहा है सबके, रिवीजन इसलिए मैं फटाफट जा रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको सिंपल समझ में आ रहा है। और एनीवे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। ठीक है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। आखिरी मतलब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको याद क्या रखना है, ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते ही आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए बच्चों, सब लोग रिपीट करेंगे, क्या क्लिक होना चाहिए कि उसके अंदर मैक्सिमम वर्क डन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन होता है। मतलब कि W बोलेंगे कि W मैक्स बोलेंगे, W बोलेंगे कि W मैक्स, ऑब्वियसली आप बोलेंगे W मैक्स। ठीक है, फिर ना टेक्स्ट बुक में बड़ा लंबा चौड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सा चीज बताया हुआ है कि अच्छा एक कंटेनर है, कंटेनर में 1 मोल गैस है, गैस आइडियल है, पिस्टन नॉन फ्रिक्शन वाला है। पिस्टन मतलब उसका ढक्कन, वो जो ऊपर जो है ना मूव होता है वो। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। करना क्या है कि जब आपको एक कंटेनर में आपने गैस लिया और उसको सिस्टम मान लिया, तो गैस को या तो आप कंप्रेस कर सकते थे या तो एक्सपैंड हो सकती थी गैस, सीधी बात है। कंप्रेस कब होगी, जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, कॉमन सेंस। एक्सपैंड कब होगी, जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब गैस का अपना खुद का एक प्रेशर है और बाहर का अपना खुद का एक प्रेशर है, बरोबर है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो गैस, वो पिस्टन मूव नहीं होगा। लॉजिकल, बोलो हाँ या ना, है ना। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो गया तो पिस्टन ऊपर जाएगा और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो पिस्टन नीचे आएगा। क्या ये भेजे में जा रहा है, बोलो हाँ या ना। यस, सिंपल। तो वर्क डन मतलब कि गैस ने कितना काम किया, उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत ही इजी सिंपल तरीका है डिराइव करने का, तो आपको वो बता देता हूं मैं। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स का डेफिनेशन, ये डेरिवेशन है बाय द वे, डेरिवेशन आता है एग्जाम में। ठीक है ना, आगे हम लोग टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस में देखेंगे। W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे ठीक है। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यस, वहां से उठा के लिखा, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एरिया, मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, मीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो वर्क इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, बोलो हाँ या ना। वर्क इज नथिंग बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एंड प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, इसीलिए प्रेशर जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में हो जाएगा और वॉल्यूम लीटर में हो जाएगी, तो वर्क के यूनिट हो जाएंगे लीटर एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएंगे, लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो ये सिंपल वर्क है। ये क्या मैंने W बोला या W मैक्स बोला, क्लियरली लिखा हुआ है, W बोला है कि W मैक्स बोला है, W बोला है। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। कौन सा वर्क है बच्चों, ये मैक्सिमम वर्क नहीं है, ये कौन सा वर्क है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। ओके, नाउ एक्सपेंशन कब होगा और ये कंप्रेशन कब होगा। अब ये फिजिक्स का दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा है, मुझे मालूम है, फिजिक्स का ज्ञान मुझे यहाँ नहीं सुनना है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सिंपल और लॉजिकल तरीके से सेम चीज, सिंपल चीज समझाई है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कंटेनर में बैठा हूं और मैं गैस हूं और मैं अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन को धक्का मार रहा हूं, आई एम पुशिंग द पिस्टन, एम आई लूजिंग एनर्जी और गेनिंग एनर्जी, मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, आई एम लूजिंग एनर्जी, एम आई डूइंग द वर्क, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज द गैस, तुम गैस हो, तुम वर्क कर रहे हो तभी पिस्टन ऊपर जाएगा, लॉजिकल। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन हो रहा मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गया भेजे में, सिंपल, इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता और जीरो कंफ्यूजन होगा इसमें, जीरो कंफ्यूजन, है ना। क्या बोला मैंने, एक्सपेंशन में हु इज डूइंग द वर्क, सिस्टम इज डूइंग द वर्क। वर्क में सॉरी कंप्रेशन में हु इज डूइंग द वर्क,
सराउंडिंग्स आर डूइंग इट ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, सबको समझा? बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। ये भी आता है एग्जाम में, क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। सेम वे हीट के लिए, हीट लॉस्ट इज माइनस क्यू, हीट गेन्ड इज प्लस क्यू। जब हीट लॉस्ट हुई तो रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक था बच्चों। रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक। और हीट गेन्ड होगी तो क्या होगा? रिएक्शन कैसा कहलाएगा? एंडोथर्मिक कहलाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, बर्फ पिघल रही है, कैसा रिएक्शन है? तुरंत क्लिक होना चाहिए। बर्फ पिघली मतलब बर्फ ने बाहर से हीट ली, yes or no, तभी पिघली। When ice melts, it is taking heat from the surroundings, yes or no? So is it endothermic or exothermic? Endothermic, simple. So again, for if you look at the process, any process logically, you'll be able to understand whether that process is exothermic or endothermic. Did you all get that? Yes. यहाँ पे अगेन मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया कि आपका जो लेवल है पिस्टन का वो कैसे बदल सकता है। All these are not relevant from your current like board's revision point of view. This is like very conceptual things. You don't need to get into this while you are revising the chapter. Okay. So nature of heat and work मैंने आपको बता दिया। सेम जो डेरिवेशन वहां पे मैंने अभी लिख के दिया था वही आपके टेक्स्ट बुक में आप सेम आप गो थ्रू करते जाओ, जैसे जैसे आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। देखो, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम मैंने यही करवाया। फिर प्रेशर वॉल्यूम मैंने वर्क आप डिफाइन करके दिया आपको, डिराइव करके कि वर्क इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना। साइन कन्वेंशन मैंने बताया, प्लस कब बोलने का, माइनस कब बोलने का। ओके, then there is expression for pressure volume work. Now the next one is a derivation again from this chapter where there are a couple of derivations that are popular and they will ask them. ठीक है, एक छोटा डेरिवेशन है ये वाला प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और एक बड़ा डेरिवेशन है वर्क डब्ल्यू मैक्स वाला। दो में से एक आपका गारंटी है क्या आएगा, ठीक है ना। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में भी मैंने बताया था कि डेरिवेशंस है फर्स्ट लॉ के और सॉरी अपना फर्स्ट ऑर्डर के वगैरह, वैसे सिमिलर। यहां पर देखो प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन, मैंने जो लाइंस मार्क की हैं आपको एज इट इज उठा के छाप के लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, आपके मार्क्स पक्के। पहला तो डायग्राम में मैंने सिंपल डायग्राम बताया आपको। कंटेनर है, पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन, नई पोजीशन, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, सिंपल। कंसीडर गैस कांस्टेंट अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P, मतलब बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर कितना है P एक्सटर्नल, और गैस का प्रेशर क्या है P। मैंने बताया ना गैस का खुद का कुछ तो प्रेशर है और बाहर का प्रेशर कितना है बच्चों P एक्सटर्नल। जब ये P और P एक्सटर्नल सेम हो जाते हैं तो पिस्टन मूव करना बंद कर देता है। P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे आएगा, P ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा। लॉजिकल, समझ में आ रहा है? मैं हाथ की मूवमेंट बंद करूं कि चालू रखूं? ओके, ओरिजिनली वॉल्यूम V1 थी, फाइनली वॉल्यूम V2 पे पहुंची। सेम जो फंडे हमने यूज किए डेरिवेशन, जस्ट दैट वो 4.2 4.3 वो सब कैंसिल करके मैंने क्या लिखवाया 2 3 4 5। ऑब्वियसली ना एग्जाम में आप 4.2 4.3 तो नहीं लिख सकते, वो तो चैप्टर का नंबर है ना। आपको क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया बढ़िया। सो दैट वाज योर वर्क डन का सेम डेरिवेशन वही किया पूरा का पूरा, सिर्फ जस्ट P की जगह पे P एक्सटर्नल लिख दिया। P की जगह पे क्या किया, P एक्सटर्नल लिख दिया। तो W is equal to minus P delta V. Now please remember why I have written the minus sign, because in my derivation the assumption is for compression, expansion, correct ना। पिस्टन ऊपर गया ना, पिस्टन ऊपर गया तो मेरा ये क्या था, कंसिडरेशन क्या था कि एक्सपेंशन हो रहा है, और मैंने क्लियरली पहले ही क्या बोला, एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन, बिकॉज द गैस इज डूइंग, द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। यस और नो, एवरीबॉडी गेट्स दिस? यस, चलो बढ़िया। अगला है फ्री एक्सपेंशन, छोटा सा एक एमसीक्यू के लिए यूज होगा। फ्री एक्सपेंशन, एक्सप्लेन फ्री एक्सपेंशन, ऐसा आ सकता है छोटा शॉर्ट नोट बोर्ड एग्जाम में। क्या होता है फ्री एक्सपेंशन, मतलब अपोजिंग फोर्स जीरो है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है बच्चों, अपोजिंग फोर्स जीरो है, जैसे कि वैक्यूम में, जैसे कि वैक्यूम में। तो अपोजिंग फोर्स अगर जीरो है तो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल जीरो है तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, विच मीन्स नो वर्क कैन बी डन इन फ्री एक्सपेंशन। यस, which means no work done in free expansion। क्या ये बात क्लियर हुई? बढ़िया। फिर मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कुछ सॉल्व करके दिखाएं, एक न्यूमेरिकल सिंपल एग्जांपल लेके समझा देता हूं फिर से। सॉल्व एग्जांपल है W इज इक्वल टू माइनस, प्लीज रिमेंबर, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान में रख लेना। इसमें गड़बड़ की ना तो तुमको स्क्रीन में घुस के मारूंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V,
द नेगेटिव साइन, द माइनस साइन इज पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। क्या तुम अपने मन से उसको हटाओगे? नहीं, तुमको जो वैल्यूज दी तुम उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर अपने आप करेक्ट आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, माइनस साइन को नहीं हटाना है। क्या दिमाग में? यस, ओके। जैसे यहां पे बोल रहा है 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड आइसोथर्मली, ठीक है, फ्रॉम दिस वॉल्यूम टू दिस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बदली, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। सो द मोमेंट यू सी द वर्ड कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हिंट क्या है इस क्वेश्चन का? ये फॉर्मूला लगाना है, इसका ट्रिक क्या है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इतना दिया हुआ है प्रेशर, तो सारी वैल्यूज तो दी है, प्रेशर दिया है और चेंज इन वॉल्यूम दिया है, -6 dm cube bar, but that is not enough. Why? Because they will always ask you to convert into units. 1 dm cube bar is 100 joule. मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्जन लिख के दिया है, ये कन्वर्जन आपको एक्चुअली रट्टा मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। कितना होता है 1 dm cube bar बच्चों? 100 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता तो 101.3 जूल होता। 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता तो, अगर समझो ये तुमको लीटर में दिया होता और ये एटमॉस्फेयर में दिया होता, तो आंसर कितना होता? 6 लीटर एटमॉस्फेयर होता। यस, तो उसका वैल्यू क्या कन्वर्ट करते आप बच्चों? आप कन्वर्ट करते 101.3, तो यहां पर क्या हो गया? -600 जूल हो गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? सेम आपको मैंने अनसॉल्व्ड भी सॉल्व करके दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है। अगेन, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कैन यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? टेल मी यस और नो। एवरीबॉडी गॉट दिस? अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बाकी दो चीजें आपको सेम दी हुई है। इतना वॉल्यूम इनिशियल था, इतना वर्क हुआ है, अगेंस्ट इतना प्रेशर है, तो आपको V2 माइनस V1 निकालना है और आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आने का बहुत ही हाई चांस है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप आके मुझे बोलोगे कि अरे सर आपने बोला था, हमने किया नहीं, हम आलसी थे, हम गधे थे। मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज उठा के बोर्ड्स में आएंगे। मेरी बात आप राइटिंग में ले लो मेरे से, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर हूं, आप मेरे को आके बताना, ठीक है। देन यू हैव यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। सिंपल यूनिट्स है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, जूल, डीएम क्यूब, बार, लीटर एटमॉस्फेयर और कैलोरी, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए दोबारा समझा देता हूं। 4 आपके पास यूनिट्स हैं फॉर वर्क एज वेल एज हीट, ठीक है ना। 4 ऐसे कॉमन यूनिट्स है जो वर्क और हीट दोनों के लिए यूज होंगे। एक है जूल, एक है लीटर एटमॉस्फेयर, एक है कैलोरी, और लीटर एटमॉस्फेयर के साथ साथ आप डीएम क्यूब बार भी यूज कर सकते हो। लीटर एटमॉस्फेयर टू जूल करना है तो क्या करोगे? 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे। डीएम क्यूब बार से जूल करना है तो क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और जूल टू कैलोरी करना है तो क्या करोगे? जूल टू कैलोरी करना है तो क्या करोगे? 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। क्या करोगे? 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। ये कन्वर्जन फैक्टर जो है यूनिट्स के बीच में, ये आपको पता होने चाहिए। और ये सेम वैसे तो आप ये सेम फैक्टर, सेम कन्वर्जन आप फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करते हो, आई नो दैट, राइट। नेक्स्ट इज डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। ये वाला जो है ना, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, इसको जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगेन हम लोग टेक्स्ट बुक में अभी जो टेक्स्ट बैक मार्क करते हैं हर बार की तरह, उसको करेंगे तो आपको समझेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। पहली बात तो ये समझना है कि किस कंडीशन में W मैक्स होगा। तो पहला क्या कंडीशन है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस, हमेशा क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल। दूसरा, जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो आगे जाने वाला फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स यानी पीछे लाने वाला, रिवर्सिबल करने वाला, दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? बहुत ही छोटा, यानी कि इनफिनिटेसिमल डिफरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए डिफरेंस? कैसा होना चाहिए? इनफिनिटेसिमल। फिर तीसरा पॉइंट है कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए? जो प्रोसेस हो रहा है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट द सिस्टम हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑलवेज हैज टू बी इन इक्विलिब्रियम एट ईच एंड एवरी स्टेप। यस, अभी कंसिडर क्या करना है अपने को? देखो, कंसिडर करना है n मोल्स ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपैंड हो रही है। कैसे एक्सपैंड हो रही है? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। W मैक्स को पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन में हमेशा ये वर्ड ढूंढना है, क्या? रिवर्सिबल। आपको पता रहेगा कि W मैक्स का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे पता रहेगा बच्चों? क्या वर्ड मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन में?
रिवर्सिबल हमेशा मिलेगा, या आइसोथर्मल रिवर्सिबल इस तरह से मिलेगा. ओके, फॉर ईच स्टेप स्मॉल वर्क डन इज dw इज p एक्सटर्नल डेल्टा v और dv. मतलब w was माइनस p एक्सटर्नल डेल्टा v, ये तो ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश कर लिया. तो dw इज dv से मल्टीप्लाई. बेसिक मैथमेटिक्स, यस और नो. तो हर स्टेप में ये हुआ. You get the whole work. How do you get the whole work? By integrating this particular formula, you'll get the whole amount of W max, the whole work. उसके लिए क्या चाहिए आपको? dP है ना, पहले तो dP चाहिए. तो dP कैसे निकालेंगे? P माइनस P एक्सटर्नल. क्यों? एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है, राइट? एक्सपेंशन हुआ तो कितना कम है डिफरेंस? dP. दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस लिखा dP. छोटा सा डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है. तो P एक्सटर्नल इज P माइनस dP. सब्स्टिट्यूट dW इज माइनस P dV प्लस dP dV. dP dV इज वेरी स्मॉल वैल्यू, हेंस इग्नोर. समझा कि नहीं समझा? dP dV इज वेरी स्मॉल वैल्यू, हेंस इग्नोर. किसी चीज के आगे स्मॉल डी लिखते हो मतलब वो बहुत स्मॉल वैल्यू है कि नहीं? तो अगर dP बोलूं तो बहुत छोटी वैल्यू, dV बोलूं तो बहुत छोटी वैल्यू, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो और भी छोटी वैल्यू. बोलो हाँ या ना? यस. दैट इज वाई इनको क्या किया हमने? इग्नोर किया. इसको क्या किया? इग्नोर. तो dW इज माइनस P dV, ये हमारा फाइनल इक्वेशन यहां तक बना. अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट बिटवीन विच लिमिट्स V1 एंड V2. तो वर्क को इंटीग्रेट किया तो मैक्सिमम वर्क मिलेगा. वर्क को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क. ठीक उसी तरह P dV को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? तो ध्यान से देखो, PV इज इक्वल टू nRT. सो P इज इक्वल टू nRT बाय V. मैंने प्रेशर को nRT बाय V से सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो आई विल गेट दिस dV बाय V टर्म. समझे? मैंने प्रेशर की जगह पे ये डाल दिया पूरा. क्लियर हुआ? कहां से मिला? PV इज इक्वल टू nRT. आइडियल गैस इक्वेशन है ना, राइट. तो nRT बाय V. अभी n नंबर ऑफ मोल्स तुमने फिक्स ले लिया है, पहले ही 1 मोल ले लिया है, n मोल्स, उसको चेंज नहीं कर रहे हो. R गैस कांस्टेंट है. तुम आइसोथर्मल भी बोल रहे हो कि रिवर्स, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. तो ये nRT ये पूरा कांस्टेंट हो गया, उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले आओ. यस. अब क्या करना है? इजी. dV बाय V. dV बाय V का इंटीग्रल क्या है? V, log ऑफ V. तो log ऑफ V V2 माइनस log ऑफ V1. अप्लाई द लिमिट्स. सो नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे इनटू log टू द बेस 10. तो यू विल गेट क्या? Get 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1. Then you have Boyle's law, again states of matter में P1 V1 is equal to P2 V2. So V2 by V1 becomes P1 by P2, and substitute that, you get W max as minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2. तो ये दो फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं किसके लिए? W max के लिए. डेरिवेशन पूरा का पूरा बड़ा डेरिवेशन है, 3 मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा. क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज जो मैंने ऊपर नहीं की, मैंने पूरा डेरिवेशन प्रॉपरली आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. आप टेक्स्ट बुक में से भी लिख सकते हो, या मैंने जो लिखा है सेम, मैंने कुछ भी एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, आप एज इट इज लिख सकते हो. ठीक है. मेन क्या है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ये सिंपल सा एक डायग्राम है. आपको सेम पिस्टन और सेम कंटेनर 4 बार ड्रॉ करना है. नोटिस करना हर बार एक एक वेट को कम किया गया. देख रहे हो, हर बार क्या किया? एक एक वेट को कम करते गए हैं. बस ये ध्यान से आपको ड्रॉ करके दिखाना है. इज दैट क्लियर बच्चों? यस. सो दैट इज द आइडिया ऑफ मैक्सिमम वर्क. फिर से समझना, मैक्सिमम वर्क सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए? 1000 बार बोल चुका हूं, क्या क्लिक होना चाहिए? मैक्सिमम वर्क सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस, और ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है. इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो. आगे बढ़े. बढ़िया. तो दैट वाज योर मैक्सिमम वर्क. अगेन मैक्सिमम वर्क का भी मैं आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, मैं हर एक फॉर्मूला और उसका क्वेश्चन कैसा आने वाला और कैसे सॉल्व करना है बताता हूं. रिवर्सिबली वर्ड आया, रिवर्सिबली आया ना? बस
रिवर्सिबली वर्ड आ गया तो समझ जाना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बताओ। बस W मैक्स लगाना है। रिवर्सिबली आ गया, बात खत्म हो गई, W मैक्स लगा देना है। एकदम बढ़िया, एकदम सिंपल। यस, ओके। क्या क्या दिया है, गिवन मास दिया आपको, यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो। 24 ग्राम ऑक्सीजन है, रिवर्सिबली दिया है। फ्रॉम दिस मच प्रेशर टू दिस मच प्रेशर, मतलब P1 P2 वाला यूज करोगे या V1 V2 वाला यूज करोगे। क्या दिया है, फ्रॉम टू, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, P1 P2 दिया है, बोलो हाँ या ना। यस, तो W मैक्स का कौन सा वेरिएंट यूज करेंगे, W मैक्स इज माइनस 2.303 nRT log to the base 10 of P1 by P2। ये अगर वॉल्यूम दिया होता तो V2 by V1 यूज करते। क्लियर, सारी वैल्यूज तो दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का क्या है, 24 ग्राम दिया है, मोलर मास 32 है, तो 3/4 0.75 मोल्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट, गेट दी आंसर। काफी सिंपल, एकदम इजी। ठीक है, आइडियली ऑब्वियसली यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट दिस बाय लॉग वैल्यूज, है ना। सिमिलर, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखें, 2 मोल्स है, मतलब n दिया है, फ्रॉम दिस मच वॉल्यूम टू दिस मच वॉल्यूम, V1 V2 दिया। देखो मैंने क्वेश्चन में लिख के दिया बच्चा लोग, और रिवर्सिबली को मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया। क्या ये दिख रहा है आप लोग को, समझ रहा है, बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। सो रिवर्सिबली बोल दिया, V1 बोल दिया, V2 बोल दिया, बस। अब क्या फॉर्मूला करना है यार, W इज इक्वल टू माइनस, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1। V2 दिया, V1 दिया, आंसर ले आओ, खत्म। कितना सिंपल। मैंने लॉग की वैल्यू भी आपको यहाँ पर सारी की सारी किस तरह से करनी है वो बताया हुआ है ना। ओके, अगेन देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑफ द सेम टाइप, बाय द वे, सेम टाइप। वर्क डन पे आपके, मैं बार बार क्या कहता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल आएगा, पक्की बात है। एक वर्क पे न्यूमेरिकल आएगा, ये भी मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं। एक वर्क पे आएगा, एक हेस्लॉ पे आएगा। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। एक वर्क डन पे आएगा, एक हेस्लॉ पे आएगा। मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, पेपर लीक है समझो, मतलब आने ही वाला है। ऐसा सच पे पेपर लीक नहीं है, बट बता रहा हूं कि ये एक लॉजिकल क्या बोलते हैं कंक्लूजन आप बना सकते हो कि ये आएगा। अच्छा, यहां पर आप बताओ बच्चों, आप लोग बताओ, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ये दिया ना, वर्ड आया ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, अगेंस्ट कांस्टेंट। हाँ, तो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब कौन सा वाला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्या ये बात समझ में आई। देखो यार, इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं कर सकते ना। आपको मैं बता रहा हूं, ये वर्ड दिखे तो ये लिखो, बस इतना सिंपल है ना। तुमको बस उतना अपने दिमाग में रखना, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है इस वक्त। ओके, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड आया तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। रिवर्सिबल आ गया W मैक्स, सेम पूरा का पूरा देखो एज इट इज। अगेन इसमें दोनों ऑप्शन दिए भाई, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर वाला इतना ऐसा एक अलग केस दिया है, और आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक अलग केस दिया, और वैक्यूम भी डाल दिया। वैक्यूम में हमेशा वर्क डन कितना आएगा, क्या बताया, वैक्यूम में वर्क डन कितना आएगा बच्चों, 0। फ्री एक्सपेंशन होता है, बोला है ना। तो आपको वो ट्रिक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वो पूरा क्वेश्चन बना के देगा, आप फॉर्मूला लगाओगे, फिर याद करोगे, अरे ये तो वैक्यूम में दिया, मतलब वर्क डन का आंसर 0 है, बात खत्म। 0 लिखो और आगे बढ़ो। इज दैट क्लियर। यस, ओके। अगला कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है, पहले तो ये जरा समझ लो कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड्स में, आप पिछले कुछ सालों में, लास्ट 5 साल में पेपर उठा के देखोगे, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, कई बार। ठीक है ना। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, which means energy can either be created nor destroyed, it can be converted from one form to another. Other ways, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा पढ़ो जरा, express 3 to 4 different ways of writing the first law। है वो एक ही लॉ, बट उसको लिखने के तरीके अलग अलग है, आप चार तरीके लिखो 2 मार्क के लिए। Another way of writing it is total energy of the universe always remains constant, ठीक है। Another way of writing is total energy of isolated system is constant। All the above statements are the same। Is that understood? Yes. तो राइट 4 स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्स्ट लॉ, ऐसा आपको पूछ सकता है। ये तो हो गया स्टेटमेंट। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ।
Please remember, I know most of the students, most of you do this. You will remember the equation, but on the day of the exam, if I come and ask you, what is delta U, what is Q, what is W, तो तुम ऐसा मुंह देखते हो. ये गोचुगिरी नहीं चाहिए मेरे को, समझे? दो फॉर्मूला कम लर्न करो चलेगा, लेकिन जो फॉर्मूला आता है उसके टर्म्स पता होने चाहिए. बताओ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W में डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. क्या है डेल्टा U? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Q क्या है? Q हीट. W क्या है? वर्क. W क्या है? वर्क. ठीक है ना? अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जरा देखना. मैंने वैसे तो नोट्स में बहुत एक्सटेंसिव आपको फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ सब लिख के दिया, बट फर्स्ट लॉ का इक्वेशन ये रहा आपके सामने जो मैंने अभी बताया. जरा उसको और थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ है ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है. जैसे अगर आइसोथर्मल है तो मैंने क्या बोला था, आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 हो जाएगा, है कि नहीं? मीन 0 इज इक्वल टू Q प्लस W हो जाएगा. करेक्ट. आइसोबारिक में जैसा है इक्वेशन एज इट इज वही रहेगा. आइसोकोरिक में बताओ W 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बिकॉज W was P delta V and आइसोकोरिक में वॉल्यूम was constant, means this was 0, means this entire term was 0. बोलो हाँ या ना. Everybody got this? तो इसलिए आप देखोगे तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आपका एक फिक्स्ड इक्वेशन तो है, बट हर सिचुएशन, हर टाइप ऑफ प्रोसेस के हिसाब से इक्वेशन बदलते रहता है. इज दैट अंडरस्टूड? तो आइसोकोरिक में डेल्टा U इज इक्वल टू Q, एडियाबैटिक में डेल्टा U इज इक्वल टू W. वाई? मैंने बाजू में उसका रीजन भी लिखा हुआ है आपके लिए कि ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या हो रहा है और आइसोकोरिक में क्या हो रहा है और आइसोबारिक में क्या हो रहा है ना, ये रीजन है उसके. इज दैट क्लियर? सेकेंड लॉ का आपको है नहीं, डिलीटेड है, तो इसलिए आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. सेकेंड लॉ आप मैंने लिख दिए थे नोट्स में, बट जब डिटेल में पढ़ा भी दिया है पहले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट जरूरत नहीं है तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है. अगेन इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ रबिश. ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हियर, दिस पार्ट, वो पूरा पेज भर भर के दिया उन्होंने. 2 मिनट में लर्न होता है यार. करना क्या है, बस कौन से वाले में क्या पैरामीटर चेंज हो रहा है वो देखते हैं. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर, कोरिक में वॉल्यूम, एडियाबैटिक में हीट. बस. ओके. फिर वही उन्होंने वापस पूरा एज इट इज लिखा हुआ है. सेकेंड लॉ जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो है नहीं, बट सेकेंड लॉ समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपके सिलेबस में, वो है एंथैल्पी. क्या है? एंथैल्पी. सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, मतलब टोटल एनर्जी जो है वो है आपकी एंथैल्पी. अगेन एंथैल्पी कोई पूछेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, पढ़ो. फॉर्मूला क्या लिखा है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यानी कि एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. समझे? एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. ओके. अगेन रिमेंबर द फॉर्मूला एंड द टर्म्स that are in the formula. Okay. एंथैल्पी का एक और फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला क्या एंथैल्पी का? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT. व्हाट इज डेल्टा N? वेयर Ng देखो क्लियरली लिखा हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, एक बार रीड करने की जरूरत है, आंसर आपको मिल जाएगा. देखो, वेयर डेल्टा N इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. तो जब आपको एक ऐसा केमिकल इक्वेशन दिया है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड पे आपको गैसेस मिलेंगी, तो क्या करना है कि दोनों के बीच का जो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है वो आपको यूज करना है. इज दैट अंडरस्टूड? यस. ओके. तो आपका केमिकल रिएक्शन में वर्क ऐसे होता है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि एक इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा और वो पूछेगा कि भाई इसमें वर्क डन कितना है बताओ. तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है हमेशा कि सर वर्क डन के आप बहुत सारे फॉर्मूले बताए जा रहे हो. जैसे केमिकल इक्वेशन के लिए वर्क डन ये आपने बता दिया, गैस के लिए आपने वो वाला बता दिया, कौन सा? P एक्सटर्नल डेल्टा V. फिर आपने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने W मैक्स बता दिया. तो मैंने आपको ये भी क्लैरिफाई किया कि कौन सी सिचुएशन में क्या यूज करना है. अगर गैस दिया है और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो क्या यूज करोगे? W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V. अगर गैस दिया है और रिवर्सिबल है तो क्या यूज करोगे? W मैक्स.
और अगर एक केमिकल इक्वेशन पूरा का पूरा रिएक्शन दिया है तो क्या यूज करोगे, W इज इक्वल टू डेल्टा nRT। इज दैट अंडरस्टूड, बोलो यस और नो। तो ऐसा एक एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है। देखो इक्वेशन दिया, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे ही इक्वेशन दिया मेरे को समझ जाना अच्छा कि मेरे को W इज इक्वल टू डेल्टा nRT वाला फंडा यूज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और एंथैल्पी पूछा है या इंटरनल एनर्जी पूछा है तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो यूज करना। अच्छा, इसमें नोट करना मैंने क्या किया, कार्बन सॉलिड को मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही कंसिडर किया जाता है। करेक्ट, सिर्फ और सिर्फ गैसेस को ही कंसिडर करते। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने नर्स्ट इक्वेशन में बताया था ना कि वो एक्वस वाले को ही कंसिडर करेंगे, है ना, हम लोग ने किया ना ये। आपका जो नर्स्ट इक्वेशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप एक्वस वाले को ही कंसिडर करते हो, वैसे यहां पर सिर्फ गैसियस को ही कंसिडर करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो कितने मोल्स गैसेस हैं, देखो यहाँ पर 1 मोल इसका है और 3 मोल इसके, तो 1 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब -2 इज द वैल्यू ऑफ n। यस, डेल्टा n की वैल्यू क्या है, -2। फॉर्मूला डायरेक्ट था आपका, फॉर्मूला क्या था बच्चों, फॉर्मूला नहीं भूलना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा nRT प्लस डेल्टा nRT। क्या तुम्हें R की वैल्यू मालूम है? यस। क्या तुम्हें T टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में? यस। क्या तुम्हें एंथैल्पी दी हुई है? यस। क्या तुमने डेल्टा N निकाल लिया अभी? यस, -2 ये रहा, है ना। तो क्या अननोन यानी कि एक यही बचा, आप इजीली निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ गई बात? तो डेल्टा U का आपको वैल्यू निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। यस बच्चों, अगेन बहुत सिमिलर एग्जांपल है, मैं सारा सॉल्व नहीं कर रहा, आपको मैं सिर्फ फंडा दे रहा हूं उसका, सिमिलर आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल। अगेन एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें क्या है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है। यस, क्या करेंगे आप मुझे बताओ, जैसे आपको क्लिक होना चाहिए कि अच्छा हाँ इक्वेशन दिया है, गैशियस गैशियस बोला है, मतलब तुरंत क्या निकाल लेना है बच्चों, डेल्टा n। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। यहाँ पर 2 मोल है और यहाँ पर 1 + 2 कितने टोटल मोल है, 3, तो मतलब 2 - 3 यानी कि -1 इज योर डेल्टा n। डिड यू ऑल गेट दिस, है ना। फोर मोल्स बोला है, 4 मोल्स है ना, तो इसको डबल करना पड़ेगा ना, इसको 4, इसको 2 और इसको 4, तो 4 - 6 बरोबर, मैंने सही तो लिखा था 2 मोल्स बरोबर ना, 4 - 6 ये ऐसा हो जाएगा ना। तभी मैं सोचूं, ठीक है, 4 - 6 इस तरह से। यस, बाकी फंडा आपको क्लियर है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द बोरिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इज टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। तो एंथैल्पी तो हमको पता चल गया क्या थी, टोटल एनर्जी थी, इंटरनल प्लस वर्क डन मिला के जो एंथैल्पी बनती है वो जो टोटल एनर्जी थी वो एंथैल्पी, ठीक है। उसके वेराइटीज क्या क्या है, मेल्टिंग यानी सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, आपको ये सारे डेफिनेशन याद करने पड़ेंगे। मैंने डेफिनेशन याद करने के आपको तरीके और ट्रिक्स बताई हुई हैं, बहुत सिंपल है। अगर याद नहीं है तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में ये वाला पार्ट जो वीडियो का वो प्लीज देख लेना, फिर से बता रहा हूँ, बहुत हेल्प होगी, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ वेस्ट हमने पूरा एक लेक्चर वेस्ट किया था एंथैल्पी को के टाइप्स को सीखने पे, बहुत स्लो गया था, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग यानी कि सॉलिड टू लिक्विड है, कैच क्या है, 1 मोल, है ना। देन वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस, अगेन पर मोल डेफिनेशन है। सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, अगेन 1 मोल, दैट इज द कैच। देन आयोनाइजेशन, अगेन 1 मोल है, 1 मोल आपके पास कोई भी एक क्या बोलते हैं गैसियस एटम्स हैं और उसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है तो आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो, 11th में हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका उल्टा। एटमाइजेशन, मॉलिक्यूल एक मोल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एटम्स कर लोगे तो एटमाइजेशन। सॉल्यूशन डिसॉल्व करने के बारे में एनर्जी है। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द एंथैल्पी ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन, ये डेफिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको एग्जाम में आपके थियोरी पेपर में जरूर पूछा जा सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है। क्या होती है केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी? बहुत ही सिंपल है,
प्रोडक्ट्स की टोटल एंथैल्पी लो, रिएक्टेंट्स की टोटल एंथैल्पी लो, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करो, आपको रिएक्शन की एंथैल्पी मिल गई। समझा? फिर से समझो, डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। इज दैट क्लियर? बट कैच क्या है, कंडीशन क्या है कि एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन एंड ऑल ऑफ देम शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। कैसे होने चाहिए सबके सब? उनके किसमें होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट्स में, यानी कि जो उनका नेचुरल फॉर्म है, सॉलिड लिक्विड गैस, जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ओके? अगर आपका डेल्टा एच कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आया तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, बिकॉज उसने हीट लॉस किया। अगर पॉजिटिव आया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक था, बिकॉज उसने हीट गेन किया। क्लियर? स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी मींस एवरीथिंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट ओनली। ठीक है, सारे स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, तब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलोगे। दो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पीज मैंने आपको पढ़ाई है, जो एग्जाम में अगेन सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। पहली है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहला वाला क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने फॉर्मेशन वर्ड सुनते ही आपको एक बताया कि एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लेना है कि फॉर्मेशन शब्द सुनते ही आप क्या कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे फॉर्मेशन वर्ड सुनते ही? फॉर्म्ड फ्रॉम, कोई कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने को बोल रहा है वो आपको, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सुनते ही आप क्या अप्लाई करेंगे कि दैट कंपाउंड हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम और फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, फ्रॉम प्योर एलिमेंट्स। यानी कि वाटर के फॉर्मेशन की बात करनी है तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये चलेगा क्या? इसमें वाटर कैसे बना? कंपाउंड की मदद से बना ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या बोला मैंने? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब वैलिड है? जो कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेक कर रहे हो वो किससे बनाना है? उसके ओरिजिनल एलिमेंट से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज करके जब वाटर बनाओगे तभी ही फॉर्मेशन बोलोगे, नहीं तो फॉर्मेशन ये वर्ड यूज करना अलाउड नहीं। इज दैट क्लियर? यस और नो? फॉर्मेशन याद रखना, आगे अभी न्यूमेरिकल्स में भी बताऊंगा कि कहां अप्लाई होगा। प्योर कंपाउंड बनाना है, 1 मोल बनाना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। बता के थक गया हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो, फिर से समझ लो। कहां से बनाना है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स बनाना है। कैसे? सब कुछ कैसे होगा? स्टैंडर्ड स्टेट्स में होगा। यस और नो? यस, ओके। एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दो ही आपको ध्यान में रखने हैं ना, बाकी वो सब फालतू है, वो फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये तो वो सब एक एक मार के डेफिनेशन पूछे जाएंगे, और रट्टा मारो छोड़ दो, मतलब रट्टा मार लो बस। बट ये दो है ना, ये अप्लाई करने को आएंगे। फॉर्मेशन में क्या अप्लाई करना है? कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लेने हैं। कंबशन में क्या अप्लाई करना है कि 1 मोल लेना है सब्सटेंस का और उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देना है। क्या करना है? 1 मोल लेके सब्सटेंस का उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करके क्या करना है बच्चों? कंप्लीटली क्या कर देना है? ऑक्सीडाइज कर देना है। इज दैट क्लियर? तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of substance is completely oxidized. Okay. बॉन्ड एंथैल्पी अब सीधा इसमें न्यूमेरिकल में ही अप्लाई करेंगे। लास्ट पार्ट है एंथैल्पी, एंथैल्पी से रिलेटेड लास्ट पार्ट है, दैट इज द हेस लॉ। ये गारंटीड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, थियरी पेपर में गारंटीड क्वेश्चन है हेस लॉ पे। हेस लॉ के एप्लीकेशन का एक न्यूमेरिकल मेरे से आप राइटिंग में ले लो कि आपके पेपर में आने वाला है। अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि ये गारंटीड क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है? क्या बोलता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन? पहले तो वो पूछ समझ लो, क्योंकि वो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द लॉ या स्टेट द लॉ विद एग्जांपल। तो सिंपल है, वो क्या बोल रहा है? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल
टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। यानी बर्फ से पानी बना, पानी से वेपर बना, ये 2 स्टेप हुए, या बर्फ से डायरेक्ट वेपर बना, ये 1 स्टेप हुआ। वो बोलता है आइस टू वाटर एंड वाटर टू वेपर, इसमें जितना एनर्जी 2 बार में लगा, E1 और E2, एनर्जी 1 एनर्जी 2, इसको आप कंबाइन करोगे तो आइस से वेपर का जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगा। मतलब कि 1 स्टेप में हो या 2 स्टेप में हो, ओवरऑल एनर्जी सेम लगने वाली है। ये लॉजिक है किसका? हेस लॉ का। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोलता है वो? वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स, द टोटल एनर्जी चेंज विल ऑलवेज रिमेन द सेम। डिड यू ऑल गेट दिस? इट्स लाइक एन इंटरेस्ट फ्री EMI। तुमने ₹1,00,000 का फोन खरीदा, तुम एक बार में ₹1,00,000 भरो, या 2 बार में 50-50 हजार भरो, या 10 महीने में तुम 10-10 हजार भरो, राइट? पैसा तुमको उतना ही भरना है ना, कितने भी स्टेप्स में भरो, बस इंटरेस्ट फ्री EMI जैसा होता है हेस लॉ। दिमाग में बिठा लो, सिंपल है कि नहीं? इजी हो गया। अभी एप्लीकेशन, जैसा मैंने कहा कि बिकॉज आपको ये पता है कि मल्टीपल स्टेप्स हो या सिंगल स्टेप हो, ये हो सकता है, तो इसीलिए विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन आपको थियोरेटिकली अगर किसी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है तो आप हेस लॉ लगाते, जैसे हम लोग कोलरॉश लॉ लगाते थे उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे यहाँ पे आपने हेस लॉ लगाया। ठीक है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे मैं बता रहा हूँ, गारंटीड क्वेश्चन है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये वाला क्वेश्चन हेस लॉ का क्वेश्चन है और यहां पर मेरे को हेस का लॉजिक लगाने का है। ये आप आइडेंटिफाई कैसा करेंगे बच्चा लोग? आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे हेस लॉ का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल तरीका बता रहा हूं। 2 या 3 अलग अलग केमिकल रिएक्शन दिए होंगे और सबकी एंथैल्पी वैल्यूज दी होगी। क्या दी होगी? हर एक रिएक्शन की क्या दी होगी? डेल्टा H वैल्यू। मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या दिया होगा आपको? मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस एंड what will be given? They'll give you delta H values for each of the chemical reactions. Is that understood? Yes. So the moment you see a question where you'll see multiple chemical reactions and delta H given, and they will ask you delta H for one particular reaction, एक चौथा नया रिएक्शन है जिसका वो लोग पूछ रहे हैं, इसका मतलब कि इसको 1, 2 और 3 को 1, 2 और 3 को प्लस माइनस जो भी करना है तुमको, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके तुमको ये वाला इक्वेशन ऑब्टेन करना है। हेस लॉ में यही एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन बनता है और कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बन सकता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हेस लॉ बहुत सिंपल है। द बेस्ट पार्ट इज इसमें लॉग वॉग कुछ नहीं है यार, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हेस लॉ का एक बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बैक में भी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, एनर्जी स्पॉन्टेनिटी, यहां से पूरा आपका कैंसलेशन चालू हो गया है, तो पूरा का पूरा कैंसल्ड है ना। की पॉइंट्स फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनर्जी, एंट्रोपी, एवरीथिंग इज कैंसल्ड आउट। ओके, तो लेट्स गो टू द टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस एंड देन द क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस एंड डिस्कस कौन से वाले क्वेश्चंस पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने और कैसे क्या सॉल्व करना। अगेन एमसीक्यूज अगर आप देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी वो जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिए हुए हैं, तो एमसीक्यूज वाला सेक्शन वहां से एक बार गो थ्रू कर लेना। ट्राई एंड सॉल्व द एमसीक्यूज ऑन योर ओन। इफ यू डोंट गेट द आंसर्स देन ओनली रेफर टू दैट पर्टिकुलर आंसर, द वीडियो दैट आई हैव सॉल्व्ड इन। चलो, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस वाला फंडा। ठीक है, ये हमने कवर किया। फ्री एक्सपेंशन में अगर वैक्यूम में गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन क्यों नहीं है? क्योंकि P एक्सटर्नल 0 है। करेक्ट। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखेंगे आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मैंने डेफिनेशन बताया आपको, मेल्टिंग, यानी कि 1 मोल ऑफ सॉलिड टू लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है, जो एंथैल्पी है वो आपके एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस? मींस जो ओरिजिनल नेचर में जो स्टेट पाया जाता है उसका वो क्या है? उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। एंट्रोपी वाला क्वेश्चन कैंसल्ड है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैंसल्ड है। If enthalpy change of reaction is delta H, how will you calculate entropy? Enthalpy का correlation cancelled है। Comment on spontaneity cancelled है। Clear? तो पहले वाले सेक्शन में से 4 क्वेश्चन ही करने हैं, चारों के हमने मार्किंग ऑलरेडी देख लिए। Then delta G
गिब्स एनर्जी नहीं है, एंट्रोपी नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी वाला फंडा। हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पी, ये वाला है, देख लो जरा ध्यान से, पेज नंबर 79 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यहां आ जाओ। देखो फंडा क्या है, मैंने बोला इन जनरल कोई रिएक्शन है उसकी डेल्टा एच क्या होती है, प्रोडक्ट्स की डेल्टा एच माइनस रिएक्टेंट्स की डेल्टा एच, है ना, ये बोला मैंने। ये कब है, जब आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंथैल्पी वैल्यूज दिए हुए हैं, बरोबर बोल रहा हूं। जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एंथैल्पी वैल्यूज दिए रहेंगे तो ये तो बहुत आसान है, बस सम किया और माइनस कर दिया। बट अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज दिए, क्या दिए बच्चों क्वेश्चन में, ये शब्द को पकड़ना, ये वर्ड को पकड़ना, क्या पकड़ना है आपको, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या वर्ड पकड़ना है, बॉन्ड एंथैल्पी। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इससे आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड, यस, है ना। कैलकुलेशंस अज्यूम दैट ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, एक टाइप का एक जो बॉन्ड है उसका पूरा ओवरऑल एनर्जी सेम रहता है। तो रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, दैट इज द एंथैल्पी। फिर से सुनना, अगर बॉन्ड एंथैल्पी दिया तो उल्टा है, नॉर्मली मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ या ना, यस और नो। बट बॉन्ड एंथैल्पी दिया है तो उल्टा हो जाता है, क्या है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। क्लियर हुआ, यस और नो। कैसा पहचानेंगे कि हम सर वो वाला यूज करें कि ऐसा करें, हम कंफ्यूज होते हैं, हम बोले बच्चे सर, कुछ बोले नहीं हो तुम लोग, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पीज वर्ड को पकड़ो, क्वेश्चन में दिया बॉन्ड एंथैल्पी है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है ना रेड कलर में, क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी नहीं दिया है तो आप कौन सा यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी। क्लियर, यस और नो, गॉट दिस। तो ये आपके पेज 79 पे मैंने आपको अभी मार्किंग बता दी, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने अभी बताया कि जब भी आपके पास एक मोल है पूरा का पूरा, वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सेम डेफिनेशंस, वो डेफिनेशन मैंने बोला ना सारे रट लो एक एक एग्जांपल के साथ, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल, एक एग्जांपल साथ में रट लेना, खत्म करना, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, यस, दैट इज योर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन रिएक्टेंट्स वाला, ये मैंने आपको बताया, W इज इक्वल टू डेल्टा एनआरटी, ये है वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आपके टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूरा मैंने जो मार्क किया है पीडीएफ में, बस वही 5 लाइन आपको एज इट इज लिखने हैं। क्लियर, पेज नंबर 73 पे ऑलरेडी मार्क करके दिया एग्जैक्ट डेफिनेशन, सॉरी डेरिवेशन। ओके, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीडब्ल्यू पीवी वर्क बता दिया। व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, क्या, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते। देन 9th one, how much heat is involved when 12 gram of CO reacts with NO2, reaction is so much। क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन दिया, दिमाग लगाओ जरा, कौन सा वाला यूज करोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, बरोबर है कि नहीं। आपको ये दिया डेल्टा H का वैल्यू, अच्छा ये लोग ने आंसर दिया हुआ, सॉरी आंसर दिया, तो यहां पे क्या करोगे, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हीट इज और वर्क डन, वॉट एवर वर्क डन और हीट, वर्क एंड एनर्जी एंड हीट इज बेसिकली द सेम थिंग ना, कितना होगा, डेल्टा NRT। हिंट क्या था, मैंने क्या बताया है, केमिकल रिएक्शन दिया है, गैसेस गैसेस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या करोगे, डेल्टा N निकालोगे, R आपको मालूम है 8.314, टेम्परेचर आप अज्यूम करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर यहाँ पे कि स्टैंडर्ड स्टेट है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, सिंपल। देन यू हैव डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, मैं बहुत बार बोल चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिराइव रिलेशनशिप फॉर डेल्टा H एंड डेल्टा U, नो, दे विल नॉट आस्क यू दिस डेरिवेशन, दे विल आस्क यू जस्ट द फॉर्मूला, ठीक है, ऑलरेडी कर लिया हमने, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा, ओके।
स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ, अभी लास्ट में यही बताया, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ, ठीक है। एंट्रोपी नहीं है, गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी नहीं है, ओके। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W is equal to minus P delta V, don't forget the minus sign, yes बच्चों बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहां पर मैक्सिमम वर्क रिवर्सिबली बोल दिया, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, W मैक्स। ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिखाया, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया, ये ऊपर आपको यही बताए हैं, मैंने यहीं से उठा के उसको कट करके वापस लगा के सॉल्व किया आपके लिए, ठीक है। एवरी सिंगल क्वेश्चन यू विल फाइंड द आंसर। देन यू हैव अगेन, यहां पे क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, बरोबर, इक्वेशन दिया है, आपको क्या करना है, उसका W निकालना है, W इज इक्वल टू डेल्टा NRT। तो तीनों आपको मिल गया, देखो यहां पर W का अलग फॉर्मूला है, यहां पर W मैक्स वाला फॉर्मूला है, और यहां पर W इज इक्वल टू डेल्टा NRT वाला फॉर्मूला, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है, यस। देन कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। अब इसमें आप अप्लाई क्या करोगे, दिमाग लगा के मुझे बताना, क्या दिख रहा है, 1 2 3 अलग अलग रिएक्शन है, चौथे रिएक्शन के बारे में पूछा है, और हर एक की एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है, दिख रहा है, मैंने सारी ट्रिक्स बता दी आपको। तो कौन सा लगाएंगे बच्चों, हेस लॉ, सिंपल है कि नहीं, यस, ओके। दिस इज कैंसल, 10th one is cancelled because again they are asking about spontaneous, non-spontaneous and entropy. Again here spontaneous, non-spontaneous and entropy cancelled. Again this one, yes, chemical reaction दिया, how much work is done, वही वापस डेल्टा NRT घूम फिर के, चलो बढ़िया। Then this one is very simple, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V, अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देख रहे हो मेरी बताई हुई सारी बातें ध्यान में आ गई, आपको एक एक क्वेश्चन में उठा के बता रहा हूं कि कहां पे क्या वर्ड आने वाला है, और इसके बाहर का आपको कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपके, मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूं, मेरी गारंटी है कि इसके बाहर का आपको नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन आप करके जाओ, फुल मार्क्स आपके पक्के, ठीक है। और आपके सामने मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, कोई बंडल नहीं मार रहा आपको, ठीक है। अगेन यहां पर नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, देखो तो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, क्या करना है, ये गैस 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 दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा NRT, घूम फिर के तीन ही इक्वेशन है जो आप हर जगह यूज करने वाले, ठीक है। वापस यहां पर भी सेम, क्या है, गैस 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 डेल्टा NRT, खत्म हो गई बात, यस और नो, ओके। स्टैंडर्ड बोला है ना, तो स्टैंडर्ड में तो आप टेम्परेचर को आप 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन ही अज्यूम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बच्चों आप बता सकते हो क्या यूज होगा, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, हेस लॉ, खत्म। क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, यहां पर आप लोग गड़बड़ करते हो, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड पकड़ो, वर्ड फॉर्मेशन मतलब क्या, कि मिथाइल अल्कोहल बनाना है, किससे बनाना है, किससे बनाओगे मिथाइल अल्कोहल, उसके ओरिजिनल किससे, एलिमेंट से, यानी कि तुमको जो फाइनल इक्वेशन चाहिए वो क्या है, C+2H2, क्योंकि टोटल 4 है ना इसके पास, देखो 3 और 1 हाइड्रोजन, 4 प्लस हाफ O2 गया भेजे में, ये तुम्हारा फाइनल, ये तुमको डिराइव करने आना चाहिए, फॉर्मेशन वर्ड सुन के, ये नहीं आता पूरा बंडल है, फिर कुछ नहीं समझेगा तुम, ठीक है। इतना अगर नहीं सीख पा रहे हो तो गड़बड़ है, फिर जेन्युइनली बोल रहा हूं, वो जो प्लेलिस्ट में पूरा डिटेल में समझा ना, फॉर्मेशन पे आधा घंटा दिमाग चाटा मैंने, वो जाके एक बार जरूर देख लेना फास्ट फॉरवर्ड करके 2x स्पीड में, इज दैट क्लियर, ओके। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई, बट इन योर बोर्ड पेपर, इन लाइक पहले कुछ, मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, सॉरी, बट मेरे को ईयर याद नहीं है, 2 या 3 साल तक बैक टू बैक ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के, विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज एंड विदाउट चेंजिंग द आंसर, उठा के बैक टू बैक डाला गया था, 2 साल 3 साल तक बैक टू बैक रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। आई थिंक इट वाज इन 2014, 15, 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज पार्डन मी, बट मेरे को इतना पक्का याद है कि ये कंटिन्यूअसली ये रिपीट हुआ था। अगेन यहां पर क्या है, हेस लॉ का ही इक्वेशन आप देख सकते हो, 3 इक्वेशन दिया है और चौथे का आपको पूछा हुआ है, यस बच्चों।
ये वाला क्वेश्चन आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करना ही है। अच्छा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को 5 स्टार किया था, ये देख लो, और इसका पूरा इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, और मैंने कहा भी है कि ये क्वेश्चन आएगा, बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, तो सारे इक्वेशन, सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रॉपरली मैंने लिख के दिए हुए, मैंने मेहनत की है, आपने भी की है मेहनत। ठीक है, जस्ट उसको रिवाइज करना है आपने। कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड ये वाला नहीं है आपको, ये तो वो फिजिक्स का ही है पूरा फंडा, और उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, देन यू हैव एंथैल्पी चेंज फॉर अगेन केमिकल रिएक्शन। यार वही गैस गैस क्या करोगे, डेल्टा एनआरटी, क्या घूम फिर के वही है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट सेम टाइप अगेन। बट मैं बार बार कह रहा हूँ रिपीट है, फिर भी मैंने सॉल्व सारे करके दिए आपको, हाँ, ताकि आप देखो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ताकि आप मुझे ब्लेम ना करो कि सर आपने ये नहीं करा, वो नहीं करा, है ना। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन इज योर वर्क डन। अगेन कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। पॉजिटिव आएगा तो ऑन द सिस्टम, नेगेटिव आएगा तो बाय द सिस्टम। तो आंसर कैलकुलेट करो, वही तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, आंसर कैलकुलेट कर लो, और जो भी वैल्यू आएगी, अगर माइनस आई जैसे माइनस आई है यहाँ पे, तो आपका वर्क डन इज बाय द सिस्टम। क्लियर हुआ? बढ़िया। सारे इक्वेशन जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व किए। अगेन एक बार पूरे गो थ्रू करो, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना, मेरे को ब्लेम नहीं करना। क्या बोला मैंने? न्यूमेरिकल मैंने सारे सॉल्व किए, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो प्लेलिस्ट भी बनाया है, अभी शॉर्ट में भी बता रहा हूं। ठीक है, आपको सिर्फ देखकर नहीं आएगा, देखकर नहीं आएगा, बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ देखकर गए और बाद में आके मुझे पूछा सर मुझे मार्क्स क्यों नहीं आए, तो कान के नीचे मारूंगा। ठीक है, देखने से मार्क्स नहीं आएंगे, क्लियर बोल रहा हूं, इज्जत से बोल रहा हूं, भड़क के बोल रहा हूं, जो समझना समझो, बट बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है आलसी बच्चे आजकल ऐसे ही है, ऑनलाइन पढ़ने में क्या है, हम देख लेंगे ना पीडीएफ, हमको आ जाएगा, इतने आइंस्टाइन नहीं हो बेटा। ठीक है, चलो लास्ट आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक हमारा एमसीक्यूज, तो क्वेश्चन बैंक का आपको आंसर सारे मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर्स, ऑल सेम। अगेन फंडा अपन पूरा देख लेते हैं फटाफट। राइट द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मली रिवर्सिबली। क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखेंगे? W max का फॉर्मूला। राइट द एक्सप्रेशन। यस, क्या है? -2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1। यस, मैं पूरे आंसर भी लिख के दे रहा हूँ, कौन सा टीचर करके देता है यार। चलो देखो अगला, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि पी डेल्टा वी या डेल्टा एनआरटी जो आपको लिखना था। ओके, यहां पर डेल्टा एनआरटी ज्यादा प्रेफर करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो CO2 का फॉर्मेशन बोल रहा है ना, मतलब गैस का फॉर्मेशन बोल रहा है ना, डेल्टा एनआरटी वाला मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। करेक्ट? ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वेशन क्या यूज करोगे? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ये इक्वेशन का आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 0.0018 किलोग्राम ऑफ वाटर। सिंपल है, अगर 1 मोल पानी बनाने के लिए यानी 18 ग्राम पानी बनाने के लिए 286 किलो जूल है, तो 0.0018 किलो भी वही है ना, वही 18 ग्राम ही हुआ ना, तो आंसर सेम रहेगा। यस और नो? समझा? आंसर विल बी द एग्जैक्ट सेम वैल्यू। इट्स दे आस्किंग यू द सेम थिंग। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज इन योर क्वेश्चन बैंक दे हैव गिवन यू कि टेक्स्ट बुक, अगर आप इतने गोचू हो कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, समझो, ठीक है, प्यार से गोचू बोला, तो आपको टेक्स्ट बुक में कौन सी पेज पे आंसर मिलेगा वो भी लिखा हुआ है। मतलब मैंने तो लिख के दे दिया, बट नहीं समझा इसमें भी, तो भी टेक्स्ट बुक की कौन सी पेज पे, वहां पे से सीधा पॉइंट एज इट इज उठा के लर्न करना। सही है? समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन क्या है? वही है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, नहीं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये वाला है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्लस डब्ल्यू कब है, माइनस डब्ल्यू कब है, प्लस क्यू कब है, और माइनस क्यू कब है। ओके,
अगेन राइट द एक्सप्रेशन, डिराइव नहीं बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, राइट बोला है, वही वापस सेम है, इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी का, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है भाई, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू रिएक्टेंट बॉन्ड्स प्रोडक्ट बॉन्ड्स, करेक्ट, सम ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स। कितना मतलब सही लगता है ना, एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो कितना इजी लगता है कि हाँ ये वर्ड देखा, ये आंसर है, खत्म, सिंपल। ओके, डिफाइन द टर्म्स, सारे डेफिनेशन मैंने आपको मार्क भी करा दिए, बता दिए। मैंने कहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पीज के डेफिनेशन आएंगे आपके बोर्ड्स में, ये अगेन पक्का इस चैप्टर में से 1 मार्क का वो डेफिनेशन पूछता ही है। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ तीसरी बार आ गया ये, ठीक है। फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑलरेडी बता दिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एट ईच स्टेप इट इज इन इक्विलिब्रियम, ड्राइविंग फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स, इनफाइनाइटेसिमल ना, ऑल दोस। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, ये भी दूसरी बार आ गया, टेक्स्ट बुक में से उठाया हुआ है, ठीक है। अगला, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, वर्ड क्या ढूंढना है, क्या यू ढूंढना है, बॉन्ड एंथैल्पी, करेक्ट। इंडिविजुअल बॉन्ड्स का दिया हुआ है, आप आंसर निकाल लोगे बॉन्ड एंथैल्पी का, मतलब जो टोटल रिएक्शन का एंथैल्पी है उसका। क्या करना है आपको, केमिकल रिएक्शन दिया है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इनकी सारे बॉन्ड की एंथैल्पी को जमा करो, इनकी एंथैल्पी को जमा करो, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर आ गया। कितना इजी, बोलो यस और नो। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या करेंगे कंबशन में, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन के साथ उसको रखेंगे और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि CH4 है, मीथेन, मीथेन के लिए क्या करेंगे आप, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है कंबशन के फिक्स प्रोडक्ट्स क्या है बच्चों, CO2 प्लस H2O। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर से लिखवा रहा हूं आपको, मोल कॉन्सेप्ट याद होगा, है ना। बैलेंसिंग कर लो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, खत्म हो गई बात, है ना। 1 मोल ऑक्सीजन यूज हुआ और पूरा का पूरा ये कंबशन हो गया, इजी है। अब ये इक्वेशन मिल गया तुमको, ये इक्वेशन मिल गया। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारे रिएक्टेंट्स है, ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स है, बट यहां पर पूरे क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी शब्द आया क्या, नहीं, तो यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट्स एंथैल्पी माइनस, बस इतना दिमाग लगाना है। बोले सर ये तो इजी हो गया, अभी बस वर्ड पकड़ने हैं ना, ये वर्ड आया तो ये वर्ड आया तो ये, खत्म, इजी, बोलो हाँ या ना। हाँ, अगेन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, नया नहीं है। बाय द वे, उन लोगों ने क्वेश्चन बैंक में टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल डाले हैं, और हमने टेक्स्ट बुक का हर एक न्यूमेरिकल पूरा एकदम पीस के सॉल्व किया है, लॉग कैलकुलेशन के साथ। तुम अगर टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करके जाओगे तो कोई ऐसा पैदा नहीं हो जो तुम्हारा 1 मार्क भी काट दे, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने हर एक का पूरा सॉल्यूशन लिख के दिया, जहां टेक्स्ट बुक की गलती है उसको भी करेक्ट करके दिया है, पता है आपको। चलो, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम स्टार्टिंग में बता दिया। 3 मोल्स, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 3 मोल्स, और ये वो जो आंसर है -600 जूल। मैंने पहला क्वेश्चन जो सॉल्ट एग्जांपल का कराया वो है, ये सॉल्ट एग्जांपल, देख उठा के दिया है यार, उठा के दिया है, क्या है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम, फिर आ गया। आपको रियलाइज हो रहा है कि वो लोग ने क्वेश्चन बैंक से मजाक किया है, लेकिन आप एज अ स्टूडेंट, आई नो, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में होता नहीं सर क्वेश्चन बैंक करा दो सर, क्या कराना है, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कवर किए ना, सामने सामने दिख रहे हैं ना, विद प्रूफ, राइट। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, कुछ मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, हाँ ये वाला मिसप्रिंट है, बिटवीन, राइट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट रे बाबा, कुछ लिखा भी नहीं। ओके, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऑलरेडी बता दिया फॉर्मेशन, मैंने फिर ये हाईलाइट भी करवाया, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। 0.022 किलोग्राम ऑफ CO2 इज कंप्रेस आइसोथर्मली एंड क्या, रिवर्सिबली। फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या, W max, एकदम बढ़िया। डिफाइन द टर्म्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, वेपराइजेशन, ये सारे मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको सारे के सारे बैठ के रटने पड़ेंगे। व्हाई वर्क डन इन वैक्यूम इज 0 बिकॉज P एक्सटर्नल इज 0, है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन है, एक ही है इनफैक्ट, आई थिंक सो, हाँ, लॉन्ग आंसर का लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक्सटेंसिव,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। नेक्स्ट है आपका, अगेन ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन उठा के दिया, मैंने सॉल्व भी किया हुआ आपके लिए, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर जो भी है 19 या जो भी है, ठीक है। 3 इक्वेशन दिए हैं और चौथे का आपको ढूंढने को बोला है, यानी कि हेस लॉ, यानी कि क्या, हेस लॉ, है ना। यहां पे लिख दूं क्या, हेस लॉ, याद रहेगा। बढ़िया। फिर डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ समथिंग वाला बहुत आया है ना, सारे लर्न करने, याद करना। और पर मोल है, सारे के सारे क्या है, पर मोल। अच्छा मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हेस लॉ गारंटी, लॉन्ग आंसर इसी चैप्टर में से आएगा, मैं आपको सेक्शन 1 में बोल देता हूं, अभी बोल देता हूं, चलो अभी बोल देता हूं, आने ही वाला है, इसमें से ही आएगा और हेस लॉ पे ही आएगा। पहला एक छोटा सा डेफिनेशन रहेगा और कुछ हेस लॉ का बड़ा सा एक न्यूमेरिकल रहेगा, पक्की बात है, goes without saying, ठीक है। देन यू हैव हाउ मच इट इज, अगेन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सीधा सीधा सॉल्व किया हुआ है। राइट वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ, बता दिया कि जहां पे एक्सपेरिमेंट किए बिना आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इक्वेशंस को, ठीक है। और क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, मैं आई और ई लिख दूं, समझ में आएगा आप लोगों को। प्रेशर आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है, मास आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर आपका किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे, यस और नो, नो, इंटेंसिव, है ना। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ कोर्स। देन यू हैव स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन एंड 2 एग्जांपल्स, अगेन वी आर डन इन द beginning itself. The one that depends on initial and final states is state function. Is that clear? So I have completed each and everything about chemical thermodynamics.